जी हाँ साथियों, तो फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ओर तैयारी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पर हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कुछ चुनिंदा जो तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। सामान्यतः एक स्टोर में विभिन्न प्रकार की सामग्री रखी जाती है और सभी सामग्रियाँ मूल्य और प्रयोग की दृष्टि से एक समान नहीं होती हैं। कुछ का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी इस दशा में सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए कंट्रोल की एक तकनीकी को अपनाना उचित नहीं है। भाई हर हर किसी केस में आप एक ही मेथड को यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। उच्च मूल्य की संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। ऐसी तकनीकियाँ सामग्री नियंत्रण की चुनिंदा तकनीकियाँ कहलाती है। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकियाँ कौन कौन सी है, तो पहले नंबर पर आती है आपके लिए ABC टेक्नोलॉजी। साथियों, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा पहले। ABC टेक्नोलॉजी का जो फुल नेम है, इसका नाम है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। ऑलवेज बेस्ट और कंट्रोल। इस तकनीक में जो मटेरियल होता है, इन्वेंट्री होती है, उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पर आता है ए, यानी कि सर्वाधिक उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुएं। दूसरे नंबर पर होती है जो मीडियम कंज्यूम के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। और जो सी नंबर पर है, तीसरे नंबर की जो तीसरे टाइप की जो सामग्री होती है वो बहुत ही कम उपभोग में लाई जाती है, यानी कि लेस कंज्यूमेबल होती है। अब उपभोग मूल्य के उपयुक्त स्तरों के अनुसार ही नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है। ठीक है। ए वर्ग की वस्तुओं पर कंट्रोल जो रहता है कठोर टाइप का लगाया जाता है, यानी कि उस पर हार्ड कंट्रोल लगा दिया जाता है। और बी वर्ग की वस्तुओं पर मीडियम टाइप का कंट्रोल लगाया जाता है। और सी वर्ग की वस्तुओं पर नॉर्मल कंट्रोल की नीति का पालन किया जाता है। इस तकनीकी का जो आधार प्रबंध का यह सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत क्या है कि भैया पौंड की चिंता मत कीजिए, पैनी अपनी स्वयं रक्षा करेगी। कि पौंड की चिंता कीजिए आप, यानी बड़ी चीज़ की चिंता करें, छोटी चीज़ तो अपने आप अपनी रक्षा कर ही लेगी। तो ये 3 जो सामग्री का जो वर्गीकरण है उसका परसेंटेज के आधार पर हम इस तरह से कंट्रोल देखते हैं। जैसे ए वर्ग में रखी जाने वाली जो चीज़ें हैं उनकी सामग्री की जो संख्या है वो 5% से 10% रहती है, जबकि उन पर जो उनका जो कंज्यूमेबल जो परसेंटेज रहता है 70 से 75% का रहता है। बी टाइप की जो वस्तुएं होती हैं या सामग्री होती है उसकी जो नंबर की अवेलेबिलिटी होती है 20% से 25% तक हो सकती है। और उस पर आपको 15 से 20% का जो है उपभोग मूल्य दिखाई देता है। सी वाले में देखते हैं तो वहाँ पर उनकी संख्या तो 70 से 75% है, लेकिन उनका जो उपभोग है, जो कंज्यूम जो होता है वो 5% से 10% तक रहता है। ये वेराई कर सकते हैं, ये टेबल आप बनाना चाहें बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें नहीं बनाएं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ABC तकनीक अपनाने पर विश्लेषण की दृष्टि से निम्न कदम उठाने पड़ते हैं। पहला है, सबसे पहले सामग्री की सभी मदों की सूची प्राप्त की जाती है, जितने भी आइटम्स हैं, और उनके आधार पर प्रत्येक सामग्री के वार्षिक उपभोग की मात्रा कि भाई एनुअल कंजम्पशन कितना है उसका, और प्रति इकाई दर की सूचनाएं भी एकत्रित की जाती है। प्रत्येक सामग्री की मात्रा में दर का गुणा करके वार्षिक उपभोग मूल्य निकाल लिया जाता है, एनुअल यूजेस वैल्यू उसकी निकाल ली जाती है। तथा उनके जो मूल्य को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है रैंक दे दी जाती है, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है उसको 1, 10, फिर 9 ऐसे करके वैल्यू दे दी जाती है। प्रत्येक सामग्री को उपभोग मूल्य की राशि के आधार पर पहले से निर्धारित के अनुसार ABC वर्ग में रखा जाता है। वर्गानुसार जो हमारे जो क्लास होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद प्रत्येक वर्ग में सामग्री की मात्रा एवं उपभोग मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो ये ABC जो मेथड है वो अच्छा खासा मेथड है। कारखाना प्रतिबंध की विशेष अनुमति से ही इसका किया जाना उचित होता है। स्टॉक की भौतिक गणना करने पर यदि पाया जाए कि ए सूची की मद खोई हुई है तो सबसे गंभीर बात होती है। सी सूची की हानि पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। बी सूची की मदों पर जो आइटम्स होते हैं सी की तुलना में उन पर अधिक ध्यान रखा जाता है। मतलब उनकी जो है क्वालिटी और उनके जो है प्राइस के आधार पर ही चीज़ों की वैल्यू को समझा जाता है। जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं। या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर होना, तो घर की मुर्गी आपकी दाल बराबर रहती है। तो ये दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ VED एनालिसिस का। इसमें बेहतरीन चीज़ क्या है, VED की फुल फॉर्म होती है वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है भाई, इसमें जो है जो
टूल्स वगैरह होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर ये मेथड यूज़ करने के लिए मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, जो मटेरियल और जो टूल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक नंबर पर वाइटल, दूसरे पर एसेंशियल और तीसरे पर डिज़ायरेबल। वाइटल यानी कि अपरिहार्य, इस वर्ग में उन पार्ट्स को रख देते हैं जो अपरिहार्य हैं और इनके बिना काम नहीं चलेगा, और अगर ऐसी कंडीशन होगी कि ये अगर टूल्स नहीं हुए तो काम आपका रुक सकता है। ठीक है साथियों, तो ऐसे टूल्स पर जो है, ऐसे पार्ट्स पर आवश्यक स्टॉक निरंतर बनाए रखने की ज़रूरत होती है। एसेंशियल, इस वर्ग में ऐसे पार्ट्स रखे जाते हैं जो उत्पादन व्यवस्था की कुशलता के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके न होने पर उत्पादन पूरी तरह से बंद नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक नहीं होंगे तो बाधा आ जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि काम बंद हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है डिज़ायरेबल। ये ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स होंगे जिनको आप वाइटल यानी अपरिहार्य नहीं मान सकते, आवश्यक नहीं मान सकते, और इनका किसी भी प्रोडक्शन पर बहुत कम जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इनका जो स्टॉक होता है उन इसी कारण से कम रखा जाता है। साथियों, अगला मेथड जो हम पढ़ने के लिए मिलेगा, HML एनालिसिस। HML का मतलब होता है हाई, मीडियम और लो। ठीक, इसमें क्या होता है, ये ABC की एनालिसिस की ही तरह से है, बस यहाँ ABC तकनीक में सामग्री का विवरण जो है उपभोग मूल्य के आधार पर किया जाता है, तो यहाँ पर यूनिट के आधार पर कर लिया जाता है। ठीक है, जिस कैटेगरी की चीज़ों का जो प्राइस है वो हाई होता है उसको हाई, जिसका मीडियम उसको M, और जिसका कम होता है उसको लो कह दिया जाता है। ठीक है, अगला है FSN विश्लेषण। FSN का मतलब होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग जो है यहाँ पर देखते हैं, इसमें 3 कैटेगरी में किया हमने, ज़्यादातर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। यह तकनीक भंडार में स्टॉक की व्यवस्था करने तथा वितरण एवं हस्तांतरण प्रारूप का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण रहती है। जैसे कोई फास्ट मूविंग में क्या होगा, जो मटेरियल ऐसा है जिसको जो बहुत जल्दी निकलता है, मतलब बहुत जल्दी इशू कर दिया जाता है, उसे फास्ट मूविंग कहेंगे। जो बिल्कुल स्लो रेट से निकल रहा है उसे स्लो मूविंग कहेंगे। जो कभी निकलता है इन्हें उसे नॉन मूविंग कहेंगे। ठीक, अगला मेथड है SDE। SDE क्या है भैया, स्कार्स, डिफ़िकल्ट और ईजीली अवेलेबल। स्कार्स मतलब बहुत ही दिक्कत से और बहुत ही ईजिली जो हमें प्राप्त ना हो सके। डिफ़िकल्ट कठिन, और ईजिली यानी कि बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें जो उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, SDE जो विश्लेषण है वो वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जा रहा है। यहाँ पर स्कार्स यानी कि उन चीज़ों से, उन तकनीकों से प्रयोग में देखने के लिए मिलेंगी जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जब कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलेगी तो उसे हम खर्च भी बहुत रेयर करेंगे। डिफ़िकल्ट यानी कि जो स्कार्स से कम है लेकिन ईजी से ज़्यादा है, और ईजी तो आसानी से मिल ही जाएगा। SOS, साथियों ये लास्ट मेथड है, SOS। तो इस तकनीक का प्रयोग माल क्रय करने की उचित व्यूह रचना तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत सामग्री मदों को 2 वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है, S फॉर सीजनल आइटम्स और OS मतलब ऑफ सीजनल आइटम। हम सीजनल आइटम और ऑफ सीजनल आइटम के आधार पर ही वस्तुओं का क्रय करते हैं। जिस सीजन के हिसाब से जो चीज़ें असेंशियल हैं उनका ही क्रय किया जाता है। जाड़े के मौसम में गर्मी के कपड़े ख़रीदना क्रेता के हिसाब से सही है, क्योंकि उसको गर्मी के जो कपड़े हैं जाड़े के मौसम में इजीली अवेलेबल भी होंगे, साथ ही साथ कम पैसे में होंगे। लेकिन एक बायर के नाते, एक विक्रेता के नाते आप जाड़े के मौसम में गर्म कपड़े बेचना जो है आपके लिए दिक्कत में रहेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की, जो आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।